गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 है मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 का। और क्वेश्चन 1 जो दे रखा है वो है दिया है आपको, गिव वन एग्जांपल ऑफ टू फंक्शंस, फंक्शन एफ फ्रॉम n to z, n to z मीन्स नेचुरल नंबर टू इंटीजर, एंड g फ्रॉम z to z मीन्स इंटीजर टू इंटीजर। हमें दो ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं, एक फंक्शन f का और एक फंक्शन g का। फंक्शन f तो नेचुरल नंबर टू इंटीजर है और फंक्शन g इंटीजर टू इंटीजर है। सच दैट गॉफ का मतलब कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज इंजेक्टिव, जिसमें अगर हम इन दो फंक्शन का कंपोजिशन करेंगे, कंपोजिशन ऑफ f एंड g, फंक्शन f और g का कंपोजिशन करेंगे तो इंजेक्टिव होना चाहिए, बट g इज़ नॉट इंजेक्टिव, बट इसमें से g इंजेक्टिव ना हो। तो वो दो फंक्शन हमें बताने हैं। तो वैसे यहाँ पे हिंट दे रखी है, एफ एक्स को आप एक फंक्शन x मान लीजिए, एफ एक्स इक्वल एक्स और जी एक्स इक्वल मोड एक्स। तो इससे भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन इस तरह से है, फंक्शन f फ्रॉम n टू z, नेचुरल नंबर टू z, एंड फंक्शन g फ्रॉम z टू z। मान लो फंक्शन एफ एक्स हमने x लिया है और फंक्शन जी एक्स हमने मॉड x लिया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसका जो गोफ आना चाहिए वो इंजेक्टिव होना चाहिए। तो गोफ का मतलब अगर इन दोनों का हम लोग इन दोनों फंक्शन को आपस में हम लोग कंपोज कर देंगे तो इसका कंपोजिशन देख लीजिए, जी ओ एफ गोफ एक्स, इसको लिखा जी एफ एक्स जी, और एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स, तो यह बन गया जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू दे रखी मोड एक्स। यानी कि इन दोनों फंक्शन का जो कंपोजिशन है, यानी कि गोफ इक्वल आ रहा है मोड एक्स, गोफ इक्वल मोड एक्स। तो ये गोफ कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, देखो फंक्शन एफ कहाँ से कहाँ था, नेचुरल नंबर टू इंटीजर था, फंक्शन आपका था फंक्शन एफ था नेचुरल नंबर टू इंटीजर, और फंक्शन जी था इंटीजर टू इंटीजर। तो अगर मैं इन दोनों का कंपोजिशन करता हूँ तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, नेचुरल नंबर टू इंटीजर एंड टू जेड जाएगा। ये ए टू बी है, ये बी टू सी है। एफ वाला अगर ए टू बी मानोगे, जी वाला बी टू सी मानोगे, तो इन दोनों का जो कंपोजिशन होता है एफ एंड जी वो ए टू सी जाएगा। तो ए का मतलब फंक्शन एफ का जो पहला सेट है एन, और जी का मतलब जो फंक्शन जी का जो दूसरा सेट है जेड। तो ये यहाँ जाता, ये कंपोजिशन में आपको बता रखा जब इनका कंपोजिशन आपको सिखाया गया था पुरानी वीडियो में। तो इस तरह से जो नया फंक्शन बना गोफ, ये नेचुरल नंबर टू जेड वाला बन गया, और गोफ फंक्शन कितना आ गया, मोड एक्स। अब हमें बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये गोफ जो होना चाहिए आपका इंजेक्टिव का मतलब 1 1 होना चाहिए। तो चेक करते हैं इसको कि क्या ये इंजेक्टिव है। तो यहाँ पे एरो डायग्राम से देख लेते हैं। तो गोफ एक्स इक्वल मोड एक्स आ रहा है, और इधर की तरफ पहला सेट इसका नेचुरल नंबर का होगा, दूसरा सेट इसका इंटीजर का। पहले सेट में हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर लेंगे, और अगर पहले सेट को हम देखते हैं तो पहले सेट में पहला सेट हम नेचुरल नंबर लेंगे। तो अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 का मोड 1 होता है, अगर मैं फिर 2 लेता हूँ तो 2 का मोड 2 हो गया। इसी तरह से 3 लिया तो 3 का मोड 3, 4 लूँगा तो 4 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो 4 का मोड फिर 4 आ जाएगा। और इस एरो डायग्राम को अगर आप चेक करोगे, इस मैपिंग को चेक करोगे तो ये 1 1 आ रहा है। हाँ, इसमें जितने भी ये सेट 1 के जो पहला सेट है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी अपनी अपनी अलग अलग इमेज आ रही है, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं आ रही है, तो इसलिए 1 1 हो जाएगा। और दूसरे सेट में हम नेचुरल नंबर भी रख सकते हैं, और इंटीजर का मतलब होता है इसमें दोनों चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे जैसे -4 -5 -6 इस तरह से बहुत सारे नंबर होंगे, इनकी कोई इमेज नहीं होगी। ये वाला जो फंक्शन आपका होगा ये आपका 1 1 है, लेकिन ऑन टू नहीं है, हमें तो सिर्फ ये दिखाना था कि ये 1 1 है। तो इस तरह से तो जो ये दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में हमें दिखाना था कि फंक्शन जी फ्रॉम जेड टू जेड ये आपका इंजेक्टिव ना हो। तो देखो जी एक्स आपको दे रखा मोड एक्स, तो अगर हम इसको डायग्राम से बनाते हैं तो ये फंक्शन जो है जेड टू जेड डिफाइन है, इंटीजर टू इंटीजर, जेड टू जेड। तो पहले सेट में इंटीजर ले लेते हैं, 1 का मोड 1 होता है। फिर मैं सपोज -1 भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं बल्कि क्या है,
इंटीजर का सेट है, तो -1 का मोड भी 1 हो जाएगा। फिर मैं 2 लेता हूँ तो 2 का मोड 2 होता है और -2 का मोड भी 2 होता है। तो इसलिए इस फंक्शन को अगर हम देखते हैं, इस वाले फंक्शन को जो z टू z डिफाइन है, तो ये इंजेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव का मतलब 1 1 नहीं है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आप खुद ही होमवर्क में कर सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूरी हिंट्स दे रखी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हिंट्स दे रखी थी, वैसे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए भी ये हिंट पूरी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 7 ये था कि फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, और एक फंक्शन जी है फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, और हमें बताना है कि गोफ जो है ऑन टू होना चाहिए, बट एफ इज़ नॉट ऑन टू। आपका इन दोनों को अगर कंपोज करेंगे एफ एंड जी को, तो वो ऑन टू होना चाहिए, बट एफ इज़ नॉट ऑन टू, और फंक्शन एफ इस तरह से होना चाहिए जो ऑन टू ना हो। तो जैसे हमने क्वेश्चन 6 को सॉल्व किया, वहाँ तो 1 1 प्रूफ करना था, यहाँ ऑन टू दे रखा है। उसी तरह से हम लोग करेंगे, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें भी क्या करना आप लोग, ये गिवन है यहाँ पे, वैसे ये हिंट दे रखी है आपको कि आप फंक्शन एफ एक्स को x+1 ले लेना, और फंक्शन जी एक्स को ये एक फंक्शन ले लेना x-1 इफ़ x ग्रेटर देन 1 एंड 1 इफ़ x इक्वल 1, और इसी तरह से इनको कंपोज करना, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी कर लेना, और इससे आपको ये फंक्शन आपको ऑन टू मिल जाएगा। और अगर आप f को चेक करोगे तो f आपका ऑन टू नहीं मिलेगा नेचुरल टू नेचुरल के लिए। तो इसको आप अपने आप ही सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है, गिव ए नॉन एम्प्टी सेट x, कोई गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x कोई नॉन एम्प्टी सेट है, आपको गिवन है। कंसीडर px आप लोग जानते हैं जिसको पावर सेट भी बोला जाता है। पावर सेट का मतलब जो सेट x है, इसके जितने भी सबसेट है उनका कलेक्शन। तो px, कंसीडर px विच इज सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। px का मतलब पावर सेट, 11th क्लास में इसकी डेफिनेशन पढ़ी आप लोगों ने। तो इस पावर सेट में क्या है, किस तरह से रिलेशन किस तरह से डिफाइन है, डिफाइन रिलेशन r इन px। तो इस px के लिए एक रिलेशन r इस तरह से गिवन है, डिफाइन है कि फॉर सबसेट्स a, b इन px, क्योंकि px में बहुत सारे सबसेट्स होंगे, तो वो इस तरह से सबसेट्स में जो रिलेशन है वो इस तरह से दे रखा है। a r b का मतलब a रिलेटेड टू b, इसको पढ़ना है a रिलेटेड टू b, यानी कि सेट जो सबसेट a है वो सबसेट b से किस तरह से रिलेटेड है। सबसेट किसके है, ये a और b सबसेट है ये x के। तो ये जो दो सेट आ रहे हैं a और b, ये दोनों किसके सबसेट है, x के। लेकिन इन दो सेट में भी एक रिलेशन दे रखा है। तो रिलेशन किस तरह से दे रखा है, रिलेशन इस तरह से दे रखा है कि इनका जो रिलेशन है a और बीच में लिखा हुआ r b, इसको पढ़ते a सेट जो है रिलेटेड है किससे, b से। किस तरह से रिलेटेड है, इफ a इज सबसेट ऑफ b, यानी कि a सबसेट b से किस तरह से रिलेटेड है कि a जो है किसका सबसेट आ रहा है, b का। तो कोई भी दो सबसेट अगर हम लेते हैं इस रिलेशन के अंडर, तो वो दोनों आपस में क्या होगा, जो पहला वाला सेट होगा दूसरे वाले सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। इस तरह से रिलेशन हमें गिवन है। तो हमें बताना है कि इज आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन px। तो क्या जो ये रिलेशन r है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और एक क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन इस तरह से है। px ये पावर सेट है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, जिसमें सब के सब सबसेट आ रहे हैं x के, उनका कलेक्शन है एक तरह से। और a रिलेटेड टू b, तो इसके जो दो सबसेट है वो आपस में इस तरह से रिलेटेड है कि a इज सबसेट ऑफ b, a क्या होना चाहिए, b का सबसेट होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोग 3 चीज़ें दिखाते हैं, 3 रिलेशन हमें दिखाना होगा। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। तो ये बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों रिलेशन आ जाता है इसमें तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। और तीनों में से अगर या तीनों ना आए या दो ना आए या एक भी ना आए तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं।
तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, रिलेशन ये दे रखा, ध्यान से देख लीजिए आप, ए रिलेटेड टू बी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए रिलेटेड टू ए ही होगा, क्योंकि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये होता है रिफ्लेक्सिव के लिए। सेम एलिमेंट्स लेने हैं, तो यहाँ पे हम सेम सेट लेंगे, क्योंकि ए और बी अलग अलग सेट है, तो ए रिलेटेड टू बी को हम लिखेंगे ए रिलेटेड टू ए। अगर मैं ए रिलेटेड टू ए करता हूँ इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए सबसेट ऑफ ए। और फिर चेक करना क्या ये सही होता है कि नहीं होता है। तो ए सबसेट ऑफ ए, तो कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो ये सही होता है, विच इज़ ट्रू। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन आ रहा है ये आपका रिफ्लेक्सिव है। तो इसका मतलब है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्री इसकी चेक करते हैं। तो रिलेशन किस तरह से, ए रिलेटेड टू बी है, किस तरह से, अगर ए सेट बी से रिलेटेड है तो क्या होना चाहिए, ए बी का, ए जो है सबसे बी का सबसेट होना चाहिए। तो अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इसके इक्वल नहीं होता, ये हमें मालूम है, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। और यहीं पे देख लीजिए, अगर कोई भी दो सेट आप लोग ले लीजिए, अगर पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो दूसरा सेट पहले सेट का सबसेट नहीं होता है। उसी केस में हो सकता है जब दोनों बराबर हो, इक्वल हो। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी है तो ये नहीं होता, इक्वल नहीं होता है बी सबसेट ऑफ ए के, डज नॉट इक्वल टू बी सबसेट ऑफ ए के। तो इसलिए अगर इसमें देखोगे आप लोग, तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, बट बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए सबसेट ऑफ बी है, लेकिन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब बी सबसेट ऑफ ए नहीं हो सकता। अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट नहीं हो सकता। तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट में इसमें देखते हैं वो है ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट अपने आप ही हो जाएगा। तीन सेट अगर आपके पास है, एक ए, दूसरा बी, तीसरा सी। अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है, सेट बी सेट सी का सबसेट है, तो ये अपने आप ही ये इम्प्लाइज करेगा कि सेट ए किसका सबसेट होगा, सेट सी का। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव था, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं था। तो इसलिए ये रिलेशन आपका क्या नहीं होगा, ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सिलेबस में नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन का है। तो बाइनरी ऑपरेशन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन वाला जो टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 बाइनरी ऑपरेशन से था, तो ये पुरानी सिलेबस में था। तो अब आपके सिलेबस में ये नहीं है, ये आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ना है और ये टॉपिक भी आपने नहीं पढ़ना है। तो इसलिए आपको बाइनरी ऑपरेशन नहीं पढ़ाया गया है। और सिलेबस आपके जो PDF है उसमें अपलोड कर रखा है, तो आप लोग उसे ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, एस एक कोई सेट दिया है ए बी सी, ए कोमा बी कोमा सी, और दूसरा सेट दिया है टी 1 2 3 इसके एलिमेंट्स है। यहाँ पे लिखा फाइंड एफ इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एफ फ्रॉम एस टू टी इफ़ इट एग्जिस्ट। क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ ये बताना कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमें सिर्फ ये चेक करना होता कि क्या फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो इसका सोल्व आप लोग देख लीजिए। तो इस तरह से गिवन है, एस आपका ए बी सी दिया है, एस आपका दिया है ए बी सी और टी इक्वल दिया 1 2 3। तो फंक्शन एफ जो है डिफाइन है आपका कहाँ से, एस टू टी के लिए। तो एफ इस तरह से दिया है A3 B2 और C1, इस तरह ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डायग्राम यहाँ बना के, डायग्राम से यानी ए की इमेज क्या है 3, बी की इमेज क्या है, बी की इमेज आपकी 2 है और सी की इमेज क्या है 1। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है S2T इस तरह से। तो देखते पहले कि क्या ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो ये आपका बाइजेक्टिव है, आप लोग देख लीजिए, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो
तो ये बाइजेक्टिव है, इसलिए इसका इन्वर्स एफ इन्वर्स इज, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका इन्वर्स क्या होता है, तो इन्वर्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये वाला सेट इधर लिख लेते हैं, ये वाला सेट इधर लिख लेते हैं। डोमेन की जगह इसकी जो रेंज आ रही है, रेंज वाला सेट, और रेंज की जगह डोमेन वाला सेट बना देते हैं इस तरह से। तो ये एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ तो आपका A3 है, तो एफ इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो इसको, 3A लिखो, यहाँ B2 था, यहाँ 2B लिख लो, यहाँ C1 था तो यहाँ 1C, तो इसका इन्वर्स आ जाएगा, इस फंक्शन f का इन्वर्स, एफ इन्वर्स इक्वल आएगा 3A 2B और 1C। और इसका जो दूसरा पार्ट था, दूसरे पार्ट में ये फंक्शन थोड़ा चेंज था। इस वाले में लिखा है f, फंक्शन f इस तरह से लिखा हुआ A2 B1 और C1, A की इमेज 2, B की इमेज 1 और C की इमेज B1। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अपने आप ही पता लग रहा है कि ये फंक्शन आपका क्या नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है इसकी कोई प्री इमेज नहीं है इसके डोमेन में। ये 3 वाला जो आपका एलिमेंट्स है सेट टी का वो छूट रहा है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो जब बाइजेक्टिव नहीं होता तो एफ इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, तो एफ इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। और एक क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन 10 में फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट 1 2 3 सो ऑन करके n लिखा हुआ है टू इटसेल्फ। एक सेट है और ये फंक्शन है कहाँ से, फ्रॉम सेट A टू सेट A ही है, यानी कि इटसेल्फ का मतलब अगर सेट A दे रखा, सेट A का सेट A के साथ ही एक फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम A टू A दिया है। और ये बताना कि इसमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने। क्वेश्चन 10 था आपका, सेट था 1 2 3 सो ऑन करके n था, तो नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन विल बी, ये होते फैक्टोरियल n। जो सेट A है उस सेट A को सेट A से रिलेट करके एक फंक्शन जो बन रहा है हमारा, तो बताना है उसमें ऑन टू फंक्शन कितना होता है। तो इसका फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n। अगर उस सेट में n एलिमेंट्स हैं और उस सेट को खुद से ही रिलेट करके एक फंक्शन बनाना है, तो उसमें जो नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे ऑन टू फंक्शन वो बनते फैक्टोरियल n। और अगर 1 1 और ऑन टू फंक्शन भी बनाना तो उसका फॉर्मूला भी सेम यही होता है। तो ये आप लोग ये भी नोट कर लीजिए, अगर वो पूछता कि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे तो वो भी फैक्टोरियल n ही बनेंगे, और अगर वो पूछता कि ऑन टू फंक्शन कितने बनते तो ये भी फैक्टोरियल n ही बनेगा। और इसके बाद क्वेश्चन 12 13 14 ये आपने नहीं पढ़ने, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन है, तो ये आपने नहीं पढ़ने हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए फिर से। 12 13 और 14 ये क्वेश्चन आपने नहीं करने हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन वाले टॉपिक से है, तो ये वहाँ से जो ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 से देखते हैं। क्वेश्चन 15 में एक सेट A दे रखा है, -1 0 1 और 2 इसके एलिमेंट्स है। दूसरा सेट B दे रखा है, -4 -2 0 और 2 इसके एलिमेंट्स है। एंड F एंड G कहाँ से कहाँ डिफाइन है, फ्रॉम A टू B। फंक्शन F भी A टू B डिफाइन है, फंक्शन F भी A टू B डिफाइन है, और फंक्शन G भी A टू B डिफाइन है। हमें ये बताना है फंक्शन fx इस तरह से दे रखा है, fx इक्वल x² - x वेयर x बिलोंग्स टू a, और फंक्शन gx इस तरह से दे रखा है, gx इक्वल 2 और फिर मोड लिखा है, मोड के अंदर लिखा है x - 1/2, फिर ये मोड के बाहर फिर लिखा है -1। तो एक फंक्शन fx दे रखा है, एक फंक्शन gx दे रखा है, दोनों a टू b डिफाइन है। a टू b का मतलब सेट A ये दे रखा, सेट B ये दे रखा, इस तरह से डिफाइन है। r f एंड g इक्वल, क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल फंक्शन क्या होता है, तो इसकी भी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, तो इसको फिर से दोबारा समझ लीजिए आप लोग। पहले इक्वल फंक्शन की डेफिनेशन समझ लीजिए और फिर उसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि क्या ये दोनों फंक्शन fx और gx इक्वल फंक्शन है या नहीं है। तो सेट A था -1 0 1 2, और सेट B में जो एलिमेंट्स है -4 -2 0 एंड 2, और फंक्शन f और g दोनों A टू B डिफाइन है। fx इक्वल गिवन है आपको x² - x, और gx इक्वल है 2x - 1/2 मोड के अंदर है -1, और दोनों x बिलोंग्स टू
ए है दोनों के लिए। अब हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों इक्वल फंक्शन है। तो पहले आप लोग इक्वल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। टू फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम ए टू बी, यानी कि फंक्शन ए भी ए टू बी डिफाइन होना चाहिए, फंक्शन जी भी ए टू बी डिफाइन होना चाहिए। जैसे यहाँ दे रखा है कि फंक्शन एफ भी ए टू बी डिफाइन है और फंक्शन जी भी ए टू बी डिफाइन है। ये दोनों सेम सेट के लिए डिफाइन होना चाहिए। और फिर लिखा है आगे कि ये इक्वल होंगे, इक्वल सेट कब होंगे, सच दैट इफ़ एफ ए इक्वल जी ए। एफ ए का मतलब अगर मैं फंक्शन एफ का डोमेन ए लेता हूँ और फंक्शन जी का डोमेन भी ए लेता हूँ तो वो दोनों इक्वल आनी चाहिए। एफ को ए के अंडर ए का डोमेन लेके इसको सोल्व करके एफ ए निकालेंगे और फिर जी फंक्शन के लिए जी का जो डोमेन है वो भी ए लेके से सोल्व करेंगे तो वो एफ ए के बराबर आना चाहिए। यानी एफ ए और जी अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इस टाइप के सेट को बोलेंगे, इस टाइप के जो फंक्शन है इसको बोला जाता है कि ये दोनों इक्वल फंक्शन है। और इसके बाद देखते हैं इसका सोल्व क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो हम दोनों को चेक करेंगे। पहले हम एफ ए लेंगे। तो एफ ए का मतलब यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने पहले एफ ए की जगह -1 यहाँ से शुरू करेंगे। ए के जितने भी एलिमेंट्स दिए तो पहला एलिमेंट्स क्या है, ए का -1, तो एफ -1 पहले मैंने लिया और एफ -1 की वैल्यू यहाँ पे जो एफ का फॉर्मूला दे रखा है, एफ का फॉर्मूला क्या दे रखा है, x² -1, यानी -1 का स्क्वायर -1, तो ये आ गया 2। तो एफ ए यानी एफ -1 मेरा आ गया 2। इसके बाद जी ए लेंगे। तो जी के लिए भी वही एलिमेंट्स लेना है, डोमेन दोनों का सेम रखना है। तो जी में क्या लिया मैंने, जी -1, जैसे एफ -1 लिया वैसे जी -1, और जी का फॉर्मूला ये दे रखा है यहाँ पे। और जी के लिए फॉर्मूले में वैल्यू रखी 2 और x की जगह मैंने लिखा -1/2 और फिर मोड के बाहर -1। इससे सॉल्व करेंगे 2 ऐसे ही बाहर रहेगा और -1 और -1/2 -3/2, फिर ये -1 बाहर, -3/2 का मोड, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, -3/2 का मोड +3/2 और 2 से 2 कैंसिल, ये 3 बच गया, 3 -1 2, यानी कि f -1 और g -1 आपस में इक्वल आ गए। तो पहली चीज़ ये हो गई। और फिर हमें वो सारे एलिमेंट्स लेने, सिर्फ एक ही एलिमेंट्स तक नहीं लेना। फिर दूसरा एलिमेंट्स क्या है, ए का दूसरा एलिमेंट है ए का 0, यहाँ ध्यान से देख लीजिए, ए का दूसरा एलिमेंट है 0। अब दूसरा एलिमेंट हम 0 रखेंगे तो f0 रखेंगे, f0 जो fx का फॉर्मूला वहाँ रख दिया तो 0² -0 0 आ जाता है। फिर दूसरा एलिमेंट है g का 0, जब f0 लिया तो g0 भी लेंगे हम लोग, g0 और g की जगह g का जो फॉर्मूला वहाँ वैल्यू रखी 2 और मोड में लिखा 0 -1/2 -1, ये -1/2 का मोड +1/2 और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बच गया 1 और 1 -1 0, इस तरह से। तो f0 भी 0 आ रहा है और g0 भी 0 आ रहा है, तो f0 और g0 ये दोनों भी इक्वल हो गए। इसी तरह से आगे वाले भी एलिमेंट्स भी चेक करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है वो 1 है, तो फिर f1 पे चेक करेंगे। f1 किया, फिर f का फॉर्मूला लगाया 1² -1 0, फिर g1 किया और g1 का फॉर्मूला 2, फिर मोड के अंदर लिखा 1 -1/2, फिर मोड के बाहर -1, ये सोल्व किया 1 -1 = 0, यानी कि f1 भी g1 के बराबर आ गया। अब एक लास्ट एलिमेंट्स बच गया 2। ये एलिमेंट्स हम यहाँ से देख रहे हैं, ये वाला ये है यहाँ पे एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट्स लेना -1, दूसरा लेना है 0, मीन्स डोमेन जो लेना पहला -1, दूसरा 0, तीसरा 1 और जो लास्ट वाला है 2 ये लेना है। तो यही एलिमेंट्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसको देखते हैं। तो f2 अब बच गया। f2 में चेक करेंगे कि क्या f2 आ रहा है, इसमें f2 और g2 आपस में इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो f2 किया 2 का स्क्वायर -2 = 2 आता है। g2 किया 2 -1/2 मोड के अंदर -1 2 और 2 2 4 -1 3/2 बच जाएगा, -1 2 से 2 कैंसिल, 3 -1 2, तो f2 भी g2 के बराबर आ गया। तो हमने वो सारे सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिए इसके डोमेन में, f के डोमेन में भी और g के डोमेन में भी, तो fa = ga आ गया। तो ये किस तरह के फंक्शन है, तो ये दोनों फंक्शन जो है आपके इक्वल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे fa = ga आ गया। और अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट्स के लिए इक्वल नहीं होता तो ये इक्वल फंक्शन नहीं होते। सपोज 0 के लिए या 2 के लिए या जो आगे इससे पहले वाले एलिमेंट्स जितने भी लिए वो उनमें से किसी एक के लिए भी अगर ये इक्वल नहीं होता तो ये आपस में इक्वल फंक्शन नहीं होता है। और इसके बाद के MCQ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा और बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई है।